नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना RS कुमार और आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास का विषय है। उसका चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। इसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे प्रिय साथियों। तो देखिए कि पहला प्रश्न है जोड़े बनाइए। तो अपने अब जोड़े बनाएंगे। एक तरफ तो क्या है कि राजाओं के जो वंश थे उनके नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके जो स्थान दिए हुए हैं, तो वो अपने को मेल करना है प्रिय साथियों। तो देखिए, जो गुज्जर प्रतिहार है वो गुजरात में थे और जो राष्ट्रकूट है वो पश्चिम दक्कन में थे और जो पाल हैं वो पश्चिम बंगाल है वहाँ थे और जो चोल हैं वो तमिलनाडु में थे। तो इसकी जो नीचे सारणी भी दी गई है साथियों, आप ये सारणी देख सकते हैं इस तरह से कि जो गुज्जर प्रतिहार हैं वो गुजरात में थे, राष्ट्रकूट पश्चिम दक्कन में थे, पाल वंश तो बंगाल में था और चोल तमिलनाडु में था। ये अपना पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद अपने नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उनमें 3 पक्ष कौन कौन से थे। तो उसमें से त्रिसंघर्ष में लगे 3 पक्ष, एक तो था गुज्जर प्रतिहार, एक था राष्ट्रकूट और एक था पाल वंश। तो देखिए, ये हो गया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये 3 जो है कि वंश लगे हुए थे। आगे अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। तो इसमें देखिए कि पहली शर्त थी कि उसके पास घर होना चाहिए। दूसरी शर्त थी उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। फिर उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर कोई पिछले 3 सालों में से किसी दूसरी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, और जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं आगे अपन चौथा प्रश्न कि चहामानों को नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो 2 प्रमुख नगर थे, पहला था गुजरात और दूसरा था उत्तर प्रदेश। आप साथ साथ में अपना जो होमवर्क है वो बच्चों करते जाइए और पहले इसको समझ लीजिएगा और फिर अपने दोबारा वीडियो देखकर और ये आप होमवर्क भी करिए। देखते हैं अपना 5वां प्रश्न कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, यानी कि जो राष्ट्रकूट है वो किस तरह शक्तिशाली बना। तो प्रारंभ में क्या था कि आंसर देखिए कि प्रारंभ में जो राष्ट्रकूट है वो चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन 8वीं शताब्दी में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने स्वामी चालुक्य स्वामी से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। दंतिदुर्ग ने जीतने के बाद हिरण्यगर्भक नामक अनुष्ठान करवाया। इस अनुष्ठान को ब्राह्मण करवाते थे। इसके कराने से यह होता है कि यज्ञ करवाने वाला क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय बन जाता है। इस प्रकार राष्ट्रकूट एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और भारत की कला, संस्कृति व समाज में अहम योगदान दिया। आगे देखिए अपना छठा प्रश्न कि नए राजवंशों को ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। तो देखिए, इन्होंने कई काम किए। पहला देखते हैं, राजाओं ने सामंत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राजवंशों के लिए उपहार लाना, दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी। दूसरा है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। तीसरा देखिए, नए राजवंश अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा किया। फिर है, कुछ लोगों ने राजा बनने के लिए सैन्य कौशल का भी सहारा लिया।
तमिल क्षेत्र देखते हैं अपना 7वां प्रश्न कि तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो चोल साम्राज्य में तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का काफ़ी विकास किया था। कृत्रिम रूप से सिंचाई के लिए उन्हें कई पद्धति अपनाई। एक देखिए कि उन्होंने पानी एकत्रित करने के लिए कुएं खुदाए और सरोवर व तालाब बनवाए। और क्या है एक नया कि सिंचाई योजना बनाकर जिसमें गांव के लोग व प्रशासन साथ देते थे। ये उन्होंने क्या है कि सिंचाई के लिए किया था प्रिय साथियों। आगे देखते हैं कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो देखिए कि चोल साम्राज्य में मंदिर नगरों व उनके आसपास के केंद्र होते थे। मंदिरों को अनेक प्रकार के दानवीरों से भूमि दान में मिल गई थी। मंदिरों में शिल्प कला का विकास भी हुआ। मंदिरों में पूजा तो होती थी पर कई और गतिविधियां भी होती थी। मंदिर आर्थिक व सामाजिक जीवन के केंद्र थे। मंदिरों में कांस्य की प्रतिमाओं का निर्माण भी होता था और अधिकतर देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती थी तथा कुछ भक्तों की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए प्रिय साथियों अपना 9वां प्रश्न कि मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ या राजाओं कोई राज्य थी या नहीं। तो ये छात्र स्वयं देख लें कि आप किस एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से। 10वां प्रश्न देखिए कि जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उससे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो यानी कि जो वर्तमान में चुनाव होते हैं इनकी शर्तें और उनकी शर्तों में क्या परिवर्तन था देखते हैं। तो एक देखते हैं कि वो जो आज और उस टाइम में क्या है कि काफ़ी अलग थे, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। 1 नंबर देखिए कि आज ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 से ऊपर होना आवश्यक है, जबकि उत्तर मेरूर में यह सीमा है जो 35 से 70 वर्ष थी। वेदों का ज्ञान आवश्यक नहीं है पर उत्तर मेरू में था। यानी कि जो वर्तमान में पंचायती राज है उसमें वेदों का ज्ञान आवश्यक नहीं है पर ये उत्तर मेरूर में आवश्यक था वेदों का ज्ञान। देखिए कि संपत्ति होना या न होना मतदाता को चुनाव में मतदान करने या उसे लड़ने से नहीं रोका जा सकता, पर उत्तर मेरूर में भूस्वामी वह व्यक्ति जिसके पास अपना घर हो वही सभा के सदस्य बन सकते हैं। अभी अपने इससे पहले प्रश्न किया था उनमें देखा था कि उसके पास अपना घर होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आज ऐसी कोई शर्त नहीं है पंचायती राज में, लेकिन तब ऐसा देखने को था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के पंचायती चुनाव प्राचीन काल में उत्तर मेरूर के चुनावों से काफ़ी भिन्न हुआ करते थे। ये था प्रिय साथियों हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सभी प्रश्न उत्तर। तो आप आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे तथा किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपकी समस्या का हल करने के लिए आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।